नमस्ते बच्चों। आज हम इंटीजर पार्ट 4 में आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसे सॉल्व करेंगे और कुछ डिवीज़न से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, तो हमने अभी इंटीजर्स के लिए एडिशन सीखा, इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसके लिए सब्सट्रैक्शन भी हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा। अब हम अगला पार्ट जो आता है इंटीजर्स का डिवीज़न किस तरीके से होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इफ़ आई राइट 3 into 5, तो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में समझा है इसे। इफ़ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स 3 into 5, सो दैट इज रिजल्ट इज 15। तो अब ध्यान से देखो, इस 15 के लिए मतलब ये एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 3, तो रिजल्ट आएगा 5, या 15 डिवाइडेड बाय 5, तो रिजल्ट आएगा 3। ठीक है, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे डिवीज़न के 2 स्टेटमेंट होते हैं। किसी भी इसमें देख लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी राइट 2 into 6, सो 2 into 6 इज 12। तो ध्यान से देखो, ये एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है 2 into 6। Then we can write this 12 divided by 2, that is 6, or 12 divided by 6, that is 2। तो इस मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 डिवीज़न स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हर एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए वहाँ पे हमारे पास कितने डिवीज़न स्टेटमेंट होते हैं? 2 डिवीज़न स्टेटमेंट होते हैं। चलो बेटा, अब इसमें हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में समझा था कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। तो वैसे ही डिवीज़न के केस में हम समझें कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, राइट, सो माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, और या इसको बराबर लगाएं ए डिवाइडेड बाय माइनस बी, ये दोनों ही स्टेटमेंट माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी के बराबर होंगे। ठीक है, मतलब जब भी हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो हमारा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही हम लिखें माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी, यहाँ दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। मतलब अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो उनका डिवीज़न हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो उसका डिवीज़न नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये यूज़ होती है हमारे क्वेश्चंस में, हमें यूज़ करना पड़ती है। तो ध्यान से देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय -6, तो आप इस स्टेटमेंट को रीराइट करके ऐसा भी लिख सकते हैं -12 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से है ना यहाँ पे, तो 12 नेगेटिव, नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर नीचे नेगेटिव है तो उसको हम न्यूमरेटर वाले नंबर को नेगेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? हाँ बच्चों, अब हम अगली बात करते हैं। अगर कोई इंटीजर, सपोज़ कोई इंटीजर ए है और उस इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा अभी आपकी बुक में ये रिज़ल्ट लिखा है मीनिंगलेस। ठीक है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आप इस रिज़ल्ट का इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो अभी आपको कोई भी इस तरीके का पार्ट नहीं आएगा जिसमें किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी जीरो को अगर हम किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है? 0 के बराबर आता है। उसी तरीके से ध्यान से समझना कि अगर किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड किया जाता है, सो रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज द सेम नंबर। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 1, सो रिज़ल्ट इज़ 5, और -12 डिवाइडेड बाय 1, सो रिज़ल्ट इज़ -12।
तो जो पार्ट है वो ध्यान से समझना, अगर 0 किसी भी इंटीजर से डिवाइड होता है तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा, और इंटीजर हमेशा 1 से जब भी डिवीज़न होता है तो हमारा रिजल्ट वही सेम नंबर होगा। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ए पार्ट इज -30 divided by 10. So this integer is negative, this one is positive, so result should be negative. So here 30 divided by 10, तो समझ लो एक एग्जाम्पल, ये सब आप पढ़ चुके हो वैसे तो, 30 को 10 से कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स, तो रिजल्ट कितना आया 3। सो दिस रिजल्ट इज 3, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस, सो रिजल्ट इज -3। सिमिलरली बी पार्ट इज 50 divided by -5. So if we will divide 50 by -5, or we can also write this result is -50 divided by 5. So now you see 50 divided by 5, so 5 ones are 5, right? This 0 and his 0 is here, so we will get the result is -10. ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय -9। तो ऑब्वियसली दोनों ही नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मतलब रिजल्ट के पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय 9। तो 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। देन नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है यहाँ पे। सो डी पार्ट इज -49 डिवाइडेड बाय +49, राइट? So if we will divide -49 by +49, so result is negative. So we will write 49 divided by 49. अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है so result will be 1. So answer is -1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा ई पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना, इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ई पार्ट इज 13 डिवाइडेड बाय, देन ब्रैकेट इज हियर, सो ब्रैकेट इज -2 and +1, right? So first we will solve bracket, है ना, मैथ्स में जब भी ब्रैकेट आता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट हम अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ब्रैकेट -2 + 1, सो रिजल्ट इज -1। सो नाउ दिस ब्रैकेट इक्वल्स टू -1, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय -1। So now this is also written as minus of 13 divided by 1। अब 1 को किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, सो रिजल्ट इज -13। यस, द नेक्स्ट पार्ट इज f, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय -12। तो जैसे अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड किया जाता है ना, मतलब तो किसी भी इंटीजर से 0 को डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी पार्ट। सो जी पार्ट इज -31 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट दे रखा है -30 प्लस ऑफ -1। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो -30 प्लस ऑफ -1, तो ब्रैकेट का रिजल्ट कितना आ रहा है बच्चों, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ मिलता है -30 -1, सो दैट इज इक्वल्स टू -31। तो ब्रैकेट हुआ -31। सो नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट -31 डिवाइडेड बाय -31, सो रिजल्ट इज +1। चलो बच्चों, अभी हम करेंगे एच पार्ट। तो एच पार्ट देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक डिवीज़न दे रखा है ब्रैकेट के अंदर और फिर बाहर उसको फिर डिवाइड करना है। मतलब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे डिविजिबल है, उसको चेक करेंगे कि वो किससे डिवाइड करना है, उस रिजल्ट को 3 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट -36 डिवाइडेड बाय 12, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन वी डिवाइड -36 बाय 12। तो चाहो तो करके देख लो, 36 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 ज़ा 36, सो रिजल्ट इज हियर, रिजल्ट इज -3, क्योंकि 36 कैसा नंबर है, नेगेटिव। इसको यहाँ रख देते हैं। तो अब हमारा जो नया पार्ट बन गया वो क्या बन गया, -3
डिवाइडेड बाय 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, लेकिन साइन क्या लग जाएगा, माइनस, सो आंसर इज माइनस ऑफ 1, ठीक है। देन लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज I, that is -6 plus 5 divided by -2 plus 1. So again 2 brackets are there, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। -6 plus 5, so result is -1. Then -2 plus 1, so result is again -1. So now this division can be written as -1 divided by -1, so result is +1. हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे दे रखी है, इसको हमें वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। तो हमें क्वेश्चन में ABC की वैल्यू दी 1 है ये, और हमें जो वेरिफिकेशन करना है वो ये करना है कि A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट B प्लस C को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। तो देखो हमें जो पहले पार्ट में A की वैल्यू दी है वो 12, देन B इज़ -4 एंड C इज़ +2, राइट। सो फर्स्ट पहला पार्ट हम लेते हैं A डिवाइडेड बाय B प्लस C। सो A की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय B, सो B इज़ -4 प्लस C दैट इज़ 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय, यस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 + 2 दैट इज़ -2। सो व्हाट इज़ द रिजल्ट हियर, सो रिजल्ट इज़ -6 बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 12 by 2 so we will get 6 and sign will be negative. Now next we will check this one. So next is A divided by B plus A divided by C. So what is A? So A is 12 divided by -4 and plus 12 divided by 2. So when we divide 12 by 4 so result is 3, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस, so here we will get -3 and 12 divided by 2 is +6. So now -3 + 6, so result is +3. तो देखो बेटा पहले पार्ट से रिजल्ट आ रहा था -6, दूसरे पार्ट से रिजल्ट आया 3, क्या -6 और 3 बराबर है क्या, नहीं है। सो हम लिखें हैंस A डिवाइडेड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B देन प्लस A डिवाइडेड बाय C, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा A पार्ट है, क्लियर। तो इसी तरीके से आप B पार्ट होमवर्क में करेंगे। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लैंक फिल अप द ब्लैंक है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले 369 को किस नंबर से डिवाइड करेगी, सेम नंबर आता है। तो हम किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर डिवीज़न में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ -75 है, डिवीज़न में किस ब्लैंक नंबर से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 1 आएगा। तो पहले माइनस छोड़ दो, 1 रिज़ल्ट किससे आएगा, जब हम 75 को, हाँ आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, 75 को हम 75 से ही डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आएगा। लेकिन हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, इसका मतलब जो 75 आपको लेना है वो होगा +75। सिमिलरली -206 को किससे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 1 आएगा, तो सेम नंबर हो जाए, मतलब -206 से ही डिवाइड अगर हम करें तो रिज़ल्ट 1 आएगा। वैसे ही -87 को अगर हम डिवीज़न करें तो रिज़ल्ट वही नंबर मिलना चाहिए, तो वही नंबर तब मिलता है जब हम 1 से डिवीज़न करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव है और यहाँ रिज़ल्ट पॉजिटिव है, तो यहाँ के दोनों नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो मतलब हम डिवाइड करेंगे -1 से। फिर यहाँ हमारा रिज़ल्ट आ रहा है -87 है ना, और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक होना चाहिए वो होना चाहिए -87। सिमिलरली यहाँ रिज़ल्ट अब आ रहा है -1, तो पहले 48 को किस नंबर से डिवाइड करें, है ना, 48 से किस नंबर को डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 1 आता है, तो सेम नंबर को, लेकिन नंबर कैसा होगा, -48, राइट। अब यहाँ पे 20 को किस नंबर से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 2 आता है, तो 10 2 = 20, मतलब हम 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 10 कैसा होगा, माइनस का। वैसे ही
हम कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिजल्ट -3 आता है? तो सोचो ज़रा, 4 की टेबल में कितने टाइम्स 3, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो 4 की टेबल 4 × 3 करके देख लो, वही नंबर यहाँ आ जाएगा। तो 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12 कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, और कैसा नंबर आएगा? माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं कहा है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी, इनकी पेयर लिखना है जिसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? -3। तो बुक में एक उसने एग्जाम्पल ले रखा है, तो उसने लिया है a = -6 एंड b = 2। तो ज़रा देखो, -6 / 2, तो रिजल्ट आता है -3। तो ये तो बुक का एग्जाम्पल हुआ। अब इसके अलावा हमें और 5 पेयर लेना है जिसका रिजल्ट -3 आया। तो आप ज़रा सोचो, मैं 2 एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, 2 पेयर, बाकी 3 पेयर आप होमवर्क में खुद से करेंगे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। तो पहले जैसे मैंने आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको -12, -4, तो -12 / 4, तो रिज़ल्ट आता है कितना? -3। तो एक पेयर हो गई हमारी। ठीक, चलो एक और पेयर कंसिडर करते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं 18,6 -6। ठीक है, तो हम लिखें 18 / -6। सो व्हाट इज रिजल्ट? 18 / -6 इज, जब 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 3 आता है, लेकिन यहाँ माइनस लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा? -3। तो बेटा हमने एक पेयर हो गई हमारी 12,4, दूसरी पेयर हो गई 18, -6। अब बची हुई 3 पेयर आप खुद सोचो और आपको कंप्लीट करना है। चलो बच्चों, अभी हमें अगला क्वेश्चन जो पूछा है उसमें कहा है कि 12 नून, मतलब दोपहर में 12 बजे, है ना, 12 नून लिखा है ना, उस समय हमारा टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर है, ये साइन है @ का, आप यूज़ करते हैं, सभी का ईमेल आईडी बना होगा तो @ आप सभी को मालूम है ना। तो ये टेम्परेचर डिक्रीजिंग है ना, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है। तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, किस रेट से? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 बजे 2 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे टेम्परेचर कम होते होते आपको वो टाइम बताना है जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब टेम्परेचर कितना नीचे गया पहले तो वो समझ लेते हैं। तो टेम्परेचर 10 डिग्री से कितने पे आ गया? -8 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टेम्परेचर कितना हुआ? टोटल टेम्परेचर कितना आया? तो टोटल टेम्परेचर हमारा आया, तो इन दोनों का हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 10 - -8, मतलब टोटल जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो है 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब 10 से -8 के लिए उसको 18 डिग्री सेल्सियस वो नीचे की तरफ आया, है ना। तो अब ये 18 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में आया, कितने आवर्स में आया, ये हम चेक कर लेते हैं। तो एवरी आवर टेम्परेचर डिक्रीज बाय 2 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ वी विल डिवाइड 18 बाय 2। तो अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 9 आवर्स, है ना। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 10 से -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 10 डिग्री सेल्सियस कितने बजे था? 12 नून पे। तो इसका मतलब 18 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा? सो एट 9 PM टेम्परेचर इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो पहला आंसर हो गया 9 PM। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 9 बजे आपका टेम्परेचर कितना है? -8। 10 बजे कितना हो जाएगा? -10। 11 बजे कितना हो जाएगा? -12। तो 12 बजे कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना।
इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि करेक्ट आंसर अगर आपको आता है तो +3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर आता है तो -2 मार्क्स मिलते हैं। तो अब पहले पार्ट में हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। सो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राइट। और राधिका ने कितने करेक्ट आंसर दिए? राधिका ने 12 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए। तो हमें बताना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? टोटल मार्क्स राधिका के आ रहे हैं 20। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं राधिका नंबर ऑफ क्वेश्चंस राधिका अटेंड करेक्टली। सो दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो राधिका ने करेक्टली अटेंड किए हैं? वो है 12 क्वेश्चन, ठीक है। सो अटेंड की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं अटेम्प्ट, है ना, ठीक है। सो हाउ मेनी मार्क्स? सो राधिका गेट 12 into 3 equals to 36 marks for करेक्ट आंसर। राधिका ने कितने मार्क्स गेन किए करेक्ट आंसर के लिए? क्योंकि उसने 12 क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया था। तो राधिका ने कितने मार्क्स अटेंड किए? 36 मार्क्स, राइट। अब ध्यान से समझना बच्चों, 36 तो उसको करेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क मिले, लेकिन उसने राधिका ने जो स्कोर किया है वो 20 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। तो अभी राधिका को इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले ये चेक कर लेते हैं। सो राधिका स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन में क्या करें? उसको जो टोटल मार्क्स मिले हैं उसमें से जो करेक्ट आंसर के मार्क्स है वो माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 36 माइनस बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेंगे? राधिका को इनकरेक्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स कटे राधिका के? 16 मार्क्स, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। सो राधिका स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स। ये इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स है राधिका के जो कटे हुए हैं ना, जो माइनस हुए हैं। तो इसका मतलब अब कितने राधिका ने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेंड किए होंगे? हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? तो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख दो, 20 उसको टोटल मार्क्स मिले थे और उसमें किससे माइनस करना है उसको? 36 में से। तो राधिका ने -16 मार्क्स गेन किए इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन राधिका अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो कितने क्वेश्चन राधिका ने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए? तो ये जो -16 मार्क्स है उसको डिवाइड कर देते हैं -2 से, क्योंकि हर इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स अलॉट हो रहे हैं? -2। तो 16 और -2 दोनों ही नेगेटिव है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 क्वेश्चंस, ठीक है, राधिका ने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, ठीक। तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। हाँ बच्चों, हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एन एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। मतलब क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहा है कि ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से एक एलिवेटर माइन शाफ्ट में चलने के लिए तैयार होती है, ठीक है। कितने मीटर ऊपर से? 10 मीटर से, ठीक। अब ये ग्राउंड के नीचे जा रही है,
कितने मीटर तक नीचे जा रही है वो? 350 मीटर वो नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन लगता है वो ये शो कर रहा है कि जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो एलिवेटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल? तो ऊपर 10, नीचे 350। तो एलिवेटर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस ऑफ -350, मतलब ये हो जाएगा 360 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एलिवेटर इक्वल्स टू 360 मीटर। अब बेटा ये 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर है ना, तो वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम 360 को 6 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल डिवीज़न करके देख लो कितना आता है। 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, ये कैंसल। जब जीरो नीचे आता है तो ज़ीरो को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा हमें। दिस इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स, या इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर। ठीक है, तो एलिवेटर को ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबाउ फ्रॉम, है ना, से 350 मीटर ग्राउंड लेवल के नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर या 60 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे कंप्लीट है। तो आप इंटीजर के चारों पार्ट के वीडियो आपके पास हैं, उसको आप ध्यान से देखो। चारों एक्सरसाइज हमने करके रखी हुई है ना, तो आप इन सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखो। तो पहला चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। इसके बारे में जो भी इसका होमवर्क है वो मैं आपके साथ मैसेज करके शेयर करूँगा। ठीक है।